हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। इससे पूर्व के जो वीडियोज हैं जो संघीय व्यवस्था से संबंधित हैं, भारतीय संघवाद के बारे में हैं, उनमें अब तक जो चर्चा की गई उसके 3 वीडियो हमने बनाए हैं अब तक, जिसका पहला भाग है भारतीय संघ व्यवस्था स्वरूप, जिसमें हम जो शुरुआती जानकारी है उसके बारे में हमने चर्चा की है कि संघ किसको कहते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से हम भारतीय संघ व्यवस्था को संघवाद की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि भारतीय संघवाद में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मकता की ओर झुके हुए हैं और शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं, तो इसी बारे में चर्चा की गई है सेकंड वीडियो में। और जो तीसरा पार्ट है इसका, जिसमें हमने भारतीय संघ की एक आलोचनात्मक मूल्यांकन इसमें प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संघ की जो प्रकृति है, जिसके बारे में विभिन्न विद्वानों के बीच में मतभेद हैं कि ये संघात्मक है या एकात्मक है, तो इसी के बारे में इसमें चर्चा प्रस्तुत की गई है और आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय संघ एक सच्चा संघ है। इन तीनों वीडियोज के जो लिंक हैं वो ये जो चौथा पार्ट है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इन तीनों वीडियोज के लिंक प्राप्त कर सकते हैं और इन तीनों में जो चर्चा की गई है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उसकी चर्चा को देखे बिना, उसकी चर्चा को समझे बिना हम जो केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध है या प्रशासनिक संबंध है उनको नहीं समझ सकते। तो शुरुआती जानकारी के लिए आप पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस भाग में हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, जिसमें हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हम 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध यानी कि कानून निर्माण संबंधी क्या संबंध है, प्रशासनिक संबंध जो कार्य प्रणाली है प्रशासनिक उसके बारे में क्या संबंध है, और वित्तीय संबंध। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विधायी संबंधों के बारे में, क्योंकि अलग अलग वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर पाएंगे और सभी को अलग अलग भी करके देख पाएंगे, इसीलिए अलग अलग करके इसके वीडियो बनाए जाएंगे विधायी संबंधों के बारे में, प्रशासनिक संबंधों के बारे में और वित्तीय संबंधों के बारे में। तो इस भाग में हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में। विधायी संबंध क्या है इनके बीच में, तो आइए चर्चा करते हैं। केंद्र राज्य संबंध की जो चर्चा है संविधान के भाग 11, हम जानते हैं संविधान में 22 भाग हैं, जिनमें से संविधान का जो 11वां भाग है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों की चर्चा की गई है। इस संविधान में 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय है कानून बनाने के संबंध में जो विधायी संबंध है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 255 तक के अनुच्छेद इसमें आते हैं, यानी विधायी संबंध भाग 11 के पहले अध्याय में आते हैं, जिसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। इसके दूसरे अध्याय में प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक के अनुच्छेद आते हैं। इसके अलावा जो वित्तीय संबंध है वो संविधान के भाग 11 में न होकर के इनको संविधान के भाग 12 में रखा गया है, जिनकी चर्चा हम आगे अलग से करेंगे। अब देखते हैं संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में जो केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी यानी कानून निर्माण के संबंध में जो संबंध है वो क्या है, किस प्रकार से है। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र और राज्य का विधान का क्षेत्रीय विधान विस्तार क्या है, क्षेत्रीय विस्तार क्या है, यानी केंद्र के विधान कहाँ तक लागू होते हैं और राज्य का विधान कहाँ तक लागू होते हैं। संसद जो कि केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है, केंद्र के बारे में कानून बनाती है, संघ सूची के बारे में कानून बनाती है, तो संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। तो संसद का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो संपूर्ण भारत क्षेत्र है। भारत क्षेत्र के अंतर्गत राज्य भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, किसी अन्य क्षेत्र को भी भारत क्षेत्र में माना जाता है जो भारत का हिस्सा है। इसके अलावा राज्य का जो विस्तार क्षेत्र है वो जिसके बारे में राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है,
उसका क्षेत्रीय विस्तार होता है वो संबंधित पूरा राज्य या उस राज्य का कोई एक क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र उस राज्य से संबंधित विधानमंडल उसके बारे में कानून बनाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान संसद बनाती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक और उसकी विश्व में कहीं भी अगर संपत्ति है तो उसके ऊपर लागू होता है। तो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का क्षेत्रीय जो अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, वो संसद के पास है। संसदीय अधिकार क्षेत्र पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये 4 क्षेत्र हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव। इस प्रकार बनाया गया कोई भी नियम संसद के किसी भी अधिनियम के समान ही प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का भी अधिकार है। यानी संसद के कानून के बजाय यहाँ पर राष्ट्रपति के कानून संसद के कानून के समान ही प्रभावी होते हैं। इसके अलावा दूसरा है, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त होती है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें लागू न करें या उसमें कुछ विशेष संशोधन करके फिर लागू करे। तो ये भी संसद की जो क्षेत्राधिकार है उसको सीमित करता है। इसके अलावा असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र के जो स्वायत्त जिले हैं उनमें प्रयोग न करके या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्तियां जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त जिलों में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के लिए प्राप्त हैं। तो ये कुछ प्रावधान हैं जो संसदीय विस्तार क्षेत्र को सीमित करते हैं या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। अब देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी यानी कानून निर्माण संबंधी विषयों का बंटवारा। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी विषयों के संबंध में 3 सूचियों की व्यवस्था की है। सूची नंबर 1 संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में 97 विषय रखे गए। मूलतः इसमें जो 97 विषय रखे गए थे और इसमें महत्वपूर्ण जितने भी विषय हैं जो पूरे देश से संबंधित होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, वो सारे विषय इसमें रखे गए हैं, जैसे बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार और वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा, रेलवे, हवाई मार्ग, जल मार्ग, इस नागरिकता, इस तरह के जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो सभी इस सूची में आते हैं। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मूलतः इसमें 66 विषय थे। अभी इसमें जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा 4 विषयों को हटा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया था, जिसकी वजह से इसमें 66 विषयों की जगह अब 62 विषय इसमें बचे हैं। समवर्ती सूची के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। मूलतः इस सूची में 47 विषय रखे गए थे, लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा राज्य सूची से 4 विषय निकाल करके इसमें और रख दिए गए थे, तो इसमें 4 की वृद्धि हो चुकी। इस सूची में कुछ ऐसे मामले रखे गए हैं जिसके ऊपर दोनों ही राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक, छापा, प्रेस। 42वें संशोधन के द्वारा जो विषय इसमें रखे गए थे, शिक्षा, नापतोल, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, ऐसे विषय इसमें रखे गए जिससे कि केंद्र सरकार भी इसके ऊपर अब कानून बना सकती है। इसके अलावा अवशिष्ट विषयों का प्रावधान भी भारतीय संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विषय केंद्र को प्राप्त होते हैं। ये वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते, उन विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इन
विषयों पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इन अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस तरह से स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामले जो संघ सूची में ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है, क्षेत्रीय और जो स्थानीय महत्व के हैं और विविधता वाले विषय हैं उनको राज्य सूची में रखा गया है, और जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एक रूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इस तरह से संविधान अनेकता में एकता की स्थापना इन सूचियों के माध्यम से करता है। अब देखते हैं राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। इन सूचियों के बंटवारे के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से राज्य क्षेत्र में जो राज्य सूची के विषय हैं उनके ऊपर भी संसद कानून बना सकती है विशिष्ट परिस्थितियों में। तो वो क्या क्या विशिष्ट परिस्थितियां हैं उनके बारे में हम एक एक करके जान लें। जैसे सबसे पहले है अनुच्छेद 249। ये क्या कहता है कि जब राज्यसभा एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यदि राज्यसभा ये घोषणा कर दे कि राष्ट्रहित में यह जरूरी है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। लेकिन इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में से 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी होता है। ये प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे कई बार यानी अनगिनत बार इसको बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी एक एक साल के लिए इसको आगे कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। ये व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती, लेकिन राज्य कानून और संसदीय कानून के बीच में असहमति के मामले में ये जो केंद्र का कानून है वो ही इसमें मान्य होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामलों में की जो शक्तियां हैं वो अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक ये व्यवस्था प्रभावी रहती है। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्तियां प्रतिबंधित नहीं होती, यानी इस पर राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन इसमें भी अगर टकराव की स्थिति है तो संसदीय कानून मान्य होता है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 252, जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध की स्थिति में जब विधानमंडल ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए संसद के द्वारा, तो उस मामले में संसद कानून बना सकती है। ये कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव या अनुरोध किया है। यदि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू यानी कि बाद में भी एक बार अगर विभिन्न राज्यों ने प्रस्ताव किया है, अनुरोध किया है और किसी एक राज्य ने इसमें नहीं किया और रखना चाहता है, तो बाद में भी इस प्रस्ताव को वो स्वीकार करके इसे लागू कर सकता है। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, क्योंकि उस कानून को संसद ने ही बनाया है। इसलिए संबंधित राज्य को उस तरह के कानून में संशोधन का कोई अधिकार नहीं होता। इस प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर ऐसे मामलों में राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह की शक्ति चूँकि स्वयं ही केंद्र को सौंप देते हैं, इसलिए केंद्र ही अब उसके ऊपर कानून बना सकता है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी कानून निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है तथा सभी कुछ संसद के हाथ में सौंप दिया है। इस व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण अगर हम देखें तो पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 और मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। इन सब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का था, लेकिन राज्यों के अनुरोध पर ये सब कानून संसद के द्वारा
बनाए गए। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 253 जो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है राज्यों के क्षेत्र में भी। संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। ये व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। इस व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुविधा और प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 और पर्यावरण से संबंधित विधान और ट्रिप्स जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इस तरह के विधान संसद ने बनाए हैं जो राज्य सूची के विषयों पर आधारित है, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना जरूरी था, इसलिए अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान भी हम देखते हैं कि राज्य सूची के बारे में संसद कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका मतलब ये है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन यदि किसी राज्य में लागू है तो राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन बाद में जब राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है उस अवधि के बाद में राज्य विधानमंडल के द्वारा उस कानून को हटाया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अब तक जो ये जो व्यवस्थाएं हमने देखी उसमें हमने देखा कि ये सब संविधान के अंतर्गत व्यवस्थाएं हैं जिसमें राज्य क्षेत्र में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे नियंत्रण की व्यवस्थाएं हैं जिसके द्वारा केंद्र राज्य विधानमंडल के ऊपर नियंत्रण रख सकता है। जैसे कि राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष प्रकार के वीटो की शक्ति भी प्राप्त है, यानी अब इसके बाद में राष्ट्रपति इनको निरस्त भी कर सकता है। राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाए जा सकते हैं, जैसे कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई विधेयक है यदि जो राज्य सूची में आता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा यदि इसके ऊपर कानून बनाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही ऐसा विधेयक राज्य विधानसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है और उन निर्देशों के अनुरूप विधानमंडल को उन निर्देशों का पालन करना होता है। इन प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी है। इस संबंध में एक आयोग बना, सरकारिया आयोग 1983 में बनाया गया था और सरकारिया आयोग ने ये पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र और राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव और टकरावों को समाप्त करने और सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, अनेक अड़चने, भ्रांतियां जैसे अनेक कारक हैं जो अंततोगत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति और एकरूपता सामान्य केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इससे ही हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की यह नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी और निर्बाध संचालन के लिए आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे वीडियो के अगले पार्ट में जो इस टॉपिक पर पार्ट 5 जब हम बनाएंगे उसका टॉपिक रहेगा केंद्र राज्य संबंध, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक संबंधों के बारे में। जो केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो देखते रहिए।